नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक में देखेंगे आपके परिचारक, भृत्य और चौकीदार के अंतर्गत जो पोस्ट खुला हुआ है, लगभग 880 पोस्ट, उस चीज़ को देखेंगे। और आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे, जो कि टॉप के 50 क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखो, इसका जो है फॉर्म डालना परिचारक का वो समाप्त हो गया है, ठीक है। तो लगभग कितना फॉर्म गया होगा आपके हिसाब से? देखो, मैं जो जिसे जानता हूँ वो क्या है, लास्ट दिन इन्होंने फॉर्म भरा है, तो उस हिसाब से मैंने एक अंदाजा लगाया है। लगभग लगभग 3 लाख के करीबन फॉर्म गए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले दिन जो रहता है अनुक्रमांक मिलता है, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है, और अंतिम दिन का जो एप्लीकेशन नंबर रहता है, उसमें मिलाकर देखने पर पता चलता है कि लगभग लगभग कि 3 लाख के एवरेज फॉर्म गए हैं। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर एक पोस्ट के लिए लगभग 400 फॉर्म गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हाई है आपका एग्ज़ाम, यानी कि जो अच्छे से पढ़ेगा उन्हीं का ही लगेगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। एक चीज़ और है कि आप लोग जो साइंस को तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो सामान्य जीएस है, जैसे कि इंडियन जीएस है और छत्तीसगढ़ के जीएस है, आप उसे भी देखना। मैंने जो है परिचारक और पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से जो टॉपिक शुरुआत किया है जीके जीएस का, जो कल का टॉपिक मैंने बताया था पंचायती राज से संबंधित है, तो उन सभी वीडियो को भी आपको देखना है, क्योंकि आप सिर्फ साइंस के भरोसे मत रहना है, आपको जीएस भी देखना है, क्योंकि उसमें से 40 अंकों का जीएस आएगा। इसलिए आप दोनों चीज़ को कवर करते हुए चलना है। अब चलते यहाँ पर आप लोगों के जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को देखते हैं कि जब जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ घट जाता है। देखो, जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति ना, तो उसे किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार के हेडेक है, या मतलब जवाबदारी ऐसा कुछ नहीं रहता जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो वो सामान्य रहता है या घटा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वहाँ पहला सही रहेगा। आज का प्रश्न देखते हैं, 50 क्वेश्चन रहेगा। पहला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन है वोल्टेज है, करंट है, प्रतिरोध है या पावर है। बताना है। इसका जो जवाब है क्या आ जाएगा, करंट रहेगा, ठीक है। करंट नापने का यहाँ इकाई है। देखो, करंट इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि वोल्टेज का अलग रहता है, ठीक है। एम्पियर जो है करंट को देखता है कि यहाँ कितना हो रहा है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या किस बात का यहाँ द्योतक है? यानी कि जैसे कि क्या होता है, बैरोमीटर है, अब उसका जो पारा रहता है वहाँ सामान्य अवस्था में रहता है तापमान के हिसाब से, लेकिन वहाँ एकाएक नीचे गिर जाता है, तो इस जो बात है वहाँ किस बात का द्योतक है? यानी कि गर्म मौसम का होने वाला है, कि सर्द मौसम होने वाला है, कि या जो है आंधी या झंझावत की संभावना है, या शुष्क मौसम है। तो ये रहेगा आंधी आने की संभावना। जैसे कि बैरोमीटर का जो पारा है अचानक से जब गिर जाता है, तो ये समझ जाओ कि आंधी आने की पूरी तरह से संभावना है। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? मैंने एक दिन बताया भी था कि गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया है। जैसे न्यूटन है, गैलीलियो, कोपर्निकस, आइंस्टीन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ न्यूटन रहेगा, ठीक है। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की जो सार्वभौमिक नियम है इनका प्रतिपादन किया है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। अगले है, भारहीनता होती है, तो भारहीनता होती है कहाँ पर होती है? ऑप्शन यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर होती है, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तब होता है, या निर्वात की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। अब देखना, जैसे कि पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी के जो आवरण है जितने दूर तक उसका गुरुत्वाकर्षण रहता है उसमें क्या रहता है, कोई भी वस्तु जो रहता है ना वो पृथ्वी की ओर खींचा हुआ रहता है, तो इसका भार जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य रहती, जहां पर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, तो कोई भी वस्तु का भार वहां हीन हो जाता है, वहां अपने वास्तविक भार में नहीं रहता है। पांचवा प्रश्न, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मान लो जो एक गिलास है, ठीक है। अब ये गिलास में आप पानी भर दो या कुछ भी भर दो, या पूरी तरह से इसमें बर्फ लगा दो, है ना, बर्फ है, पूरी तरह से बर्फ है, थोड़ा सा भी जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि बर्फ जो है धीरे धीरे
करके वहाँ पिघलना प्रारंभ होता है और अंत में पिघल जाता है। तो इससे पानी का जो है मतलब पिघल कर क्या होगा बताना है आपको। पानी का जो तल है वहाँ आंसर क्या आ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा? क्योंकि बर्फ ने पहले से अपना जगह यानी कि जितना जगह घेरना है वो पहले से ही घेर चुका है। बस इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि ठोस अवस्था है वहां द्रव्य अवस्था में बदल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, गर्भ मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्योंकि बताना है कि जैसे गर्मी लगती है तो सभी लोग क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं। तो क्यों चलाते हैं? ये होता है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, पसीना है। तो जैसे ही हवा आता है तो वो हवा क्या करता है, पसीनों को सोख देता है, यानी कि वाष्पीकृत कर देता है, जिसकी वजह से हमको ठंडा महसूस होता है। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या आ जाएगा। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव्य का जो क्वथनांक रहता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है कि वही रहता है या कोई संबंध नहीं है। तो आंसर आ जाएगा वहाँ बढ़ जाता है। अगला है, दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अब प्रश्न मतलब आ गया तो इस चीज़ को बोलता हूँ कि आज जो है सभी जो देश मतलब भारत देश का जो 5 राज्य है वहाँ पर चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक है। तो जैसे कि आज जैसे कि जारी होगा 3 दिसंबर को, देखना 2 से 3 दिनों के अंतर्गत या 5 या 6 तारीख को जो है सरकार बन जाएगी, कोई भी सरकार रहे। और वो सीधे तौर पे जो प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म डल गए हैं, इनका जो है जो तिथि रहेगा, जो परीक्षा तिथि है वह जरूर घोषित कर देगा। यानी कि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो है अच्छे से ज़्यादा जितना हो सके पढ़ने का प्रयास प्रारंभ कर दो। अगर लगना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या बोला गया है कि लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अब क्या बोला गया है, 20 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि का जो गति है वहाँ अधिकतम रहेगी। किसमें? हवा है, ग्रेनाइट है, पानी है, लोहा है। तो सही जवाब आ जाएगा वहाँ लोहा रहेगा। ठीक है, ध्वनि का जो गति है वहाँ लोहा में अधिक रहेगा। अगला है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन सी ऐसे तरंग है जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। प्रकाश है, ऊष्मा है, ध्वनि है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आंसर क्या जाएगा, ध्वनि रहेगा। देखो कोई भी चीज जो चलता है ना, उनको एक माध्यम चाहिए रहता है तब जाके वहां दिखता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, सूर्य का जो प्रकाश है वहां हमारे पृथ्वी तक आता है तो हमको कैसे दिखता है, क्योंकि वहां वायुमंडल में संचरण करने के पश्चात वहां दिखता है, जैसे कि नीला दिखाई देता है। लेकिन जो है वायुमंडल नहीं है वहां पर वो प्रकाश नहीं दिखता है। जब तक उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा चीज नहीं आएगा तब तक वहां दिखाई नहीं देता है। तो एक हो गया। तो इसी आधार पे इसका जो आंसर किया जाएगा वहां ध्वनि रहेगा, क्योंकि ध्वनि जो है कोई ना कोई एक माध्यम से गुजरता है। जैसे कि वायु है, यह क्या है, एक माध्यम है, तो इसी से वहां गुजरता है। लेकिन अगर शून्य अवस्था में रहेगा तो फिर इसकी तरंगे नहीं गुजरती हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें से क्या बोला गया है बताना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं दे सकता। तो ये आंसर जो है नहीं रहेगा, क्योंकि देखो भाई दूर का वस्तु है उसे हर कोई नहीं देख सकता है ना। सामान्य आंखों से भाई दूर के, मैं कहूँगा कि आधा किलोमीटर के दूर का कोई भी अच्छे से वस्तु है, छोटा सा वस्तु, उसे अच्छे से देख सकते हो क्या, नहीं। तो ये जो है इसका आंसर नहीं रहेगा। दूसरा है, कोई व्यक्ति निकट मतलब निकट की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। तो ये आंसर सही रहेगा, जो कि दृष्टि दोष का एक लक्षण है। क्योंकि एक सामान्य देखने के लिए 25 सेंटीमीटर रहते हैं, तो उतने की अवस्था को अगर नहीं देख सकते हैं तो ये क्या है, दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। फिर आता है, आंख का निकट बिंदु सामान्यतः स्थित स्थिति में दूर हट जाता है। तो ये भी बात सही है। और चौथा जो है, आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। तो ये बात जो है गलत है। तो आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 रहेगा, जो कि यहाँ पर क्या है, चौथे नंबर पे है, डी। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो मनुष्य के जो आंख रहता है वो कहाँ पर बनता है बताना है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, यहीं पर रहेगा, यानी कि ये रेटिना रेटिना के अंतर्गत बनता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। मैंने बताया था कि प्राथमिक रंग, हालांकि रंग कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग इनको नहीं मानते सातों को। 3 अलग अलग रंग होते हैं। कौन से, जिसमें एक नहीं है, हरा है, पीला है, लाल है, नीला है। ये रहेगा, पीला रहेगा। ठीक है। बाकी हरा, लाल और नीला
ये तीनों जो है मुख्य रंग है, प्राथमिक रंग है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में एक बूंद जल को गिराकर देखना पानी को, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का स्क्रीन अलग दिखता है और जो जहाँ पर जल गिरे रहते हैं वो स्क्रीन जो है नीला, लाल और हरा दिखाई देने लगता है। क्योंकि यही जो है प्राथमिक रंग है, मूल रंग है। अगर आप अपने स्क्रीन को जितना हो सके माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो आपको तीन रंग के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। अगला है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो अवतल लेंस जो है प्रयुक्त करता है किस चीज़ में, जैसे कि मोतियाबिंद में है, कि दीर्घ दृष्टि दोष में है, कि निकट दृष्टि दोष में है, या दूर दृष्टि दोष में है। तो आंसर आ जाएगा निकट दृष्टि में, निकट दृष्टि में रहेगा, ठीक है। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि में इनका उपयोग किया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है माइका खाली स्थान है। तो माइका क्या है बताना है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, या ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक है, या ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक है, या ऊष्मा का चालक या विद्युत का कुचालक है। सही जवाब क्या जाएगा, ए नंबर रहेगा। ऊष्मा और विद्युत दोनों का यहाँ कुचालक है। अगले है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। बताना है कि जैसे कि परमाणु है, अब प्रोटॉनों की जो संख्या वहाँ समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे कहते हैं समस्थानिक, है ना, समस्थानिक कहते हैं। अगला है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। बताना है जो फाउंटेन पेन है, तो फाउंटेन पेन, पेन मैन, आंसर क्या जाएगा वाटर मैन। इस तरीके से आपको याद रख सकते हो आप, फाउंटेन पेन यानी कि मैन, तो वाटर मैन इसका आंसर सही रहेगा, ए नंबर का। अगला है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मान लो जो कोई वायुमंडल है, अब वहाँ पर दबाव है, तो उस दबाव को मापने के लिए, उस जो ताप है या दाब है उसे मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाइग्रोमीटर है, कि बैरोमीटर है, कि मैनोमीटर है, या हाइग्रोमीटर है। आंसर आ जाएगा बैरोमीटर रहेगा, ठीक है, बैरोमीटर आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। बताना है परमाणु का एक भाग कौन सा नहीं है। दोस्तों जहां पर आप लोगों को लगता है नहीं कि शायद यहाँ पर गलत हो रहा है तो बिंदास आप लोग ना कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, क्योंकि देखो मैं भी बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, बोलते वक्त हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, तो गलत होता है ना तो बताना चाहिए। इसमें क्या होता है, सुधार होता है। अगर गलत बता दिया, आप लोग नहीं बता रहे हो, तो फिर यही जो है प्रश्न जो बार बार जो है फैल जाता है, तो गलत गलत हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी लगता है कि गलत हो रहा है तो कमेंट जरूर कर देना आप। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक परमाणु का भाग नहीं है, तो आंसर जगह प्रोटॉन रहेगा। देखो परमाणु जो है कैसी संरचना रहती है, ये हो गया और ये, तो ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, तो दोनों जो है एक ही जगह पे रहते हैं और इसके आसपास जो चारों तरफ घूमते रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है। अगला है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। तो मैंने बताया था पीएच है ना, तो ये किनका मूल्यांकन दर्शाता है, तो आंसर आ जाएगा किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांकन। कोई भी जो घोल रहते हैं उनके अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन है। 7 जो है उदासीन है, 7 से कम हुआ वो अम्लीय है और 7 से ज़्यादा हुआ वो क्षारीय है। इसमें जो है नीले लिटमस को लाल करता है और इसमें लाल लिटमस को नीले करता है, ठीक है, यही तो अंतर है ना, आपको बताया था। अगले है निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो ईंधन तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम, तो आंसर क्या जाएगा, हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है, क्योंकि ये जो हीलियम गैस है और बाकी जो है यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये तत्व है जो कि ईंधन के उत्पादन में कार्य करते हैं। ठीक है। 21वां नंबर का प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार। अब लोहा है, अब लोहे को आप पानी में छोड़ दो या थोड़ा थोड़ा उसमें बीच बीच में मौसम बदलता है तो पानी पड़ता है, जंग लग गया, तो ये जो जंग लगता है तो इनके भार में क्या होता है, बढ़ता है, इसका जो भार है वहाँ बढ़ता है। ये आंसर सही रहेगा। अगला है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा यानी कि इसमें जंग नहीं चाहिए, है ना, तो ऐसे अगर लोहा बनाता है जिसमें जंग नहीं लगता है तो उसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ क्रोमियम रहेगा, ठीक है, क्रोमियम आंसर सही रहेगा। अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित है। तो स्टेनलेस स्टील, तो इसमें सम्मिलित होने वाला तत्व कौन से है,
सही जवाब क्या जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ये जो तीन धातु रहते हैं इसमें मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। अगला है पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है बताना है। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, तांबा है, लोहा है या जस्ता है, लोहा है, तांबा है या जस्ता है, या निकेल है या जस्ता है। दोस्तों ये प्रश्न ना कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे स्टार मार्क जरूर लगा देना। इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर रहेगा, तांबा और जस्ता, जिससे बनता है पीतल। अगला है मशरूम क्या है। तो मशरूम सभी लोग खाते हैं, छत्तीसगढ़ी में वो अगर बोलूँ तो फिर एक तो होता है पेराफुटू, है ना, जैसे कि बरसात के दिनों में होता है ना पेराफुटू, तो वो जो है अलग है, और ये जो है मशरूम अलग है। दोनों जो है अलग अलग रहते हैं, और एक होता है जो जंगली मशरूम आता है ना वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मशरूम बोला गया है ना वो कवक से पैदा होता है, कवक से पैदा होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो आंसर क्या जाएगा इनका तीसरा नंबर है, यानी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वहाँ पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसे कहते हैं परितंत्र कहते हैं। परितंत्र या पारिस्थितिक जो तंत्र है इसे ही कहा जाता है। अगला है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। अब जैसे कि पूरे विश्व में है ना, पृथ्वी में पादप यानी कि जितने भी पेड़ पौधे जगत है ना, इनको समस्तों को खत्म कर दो तो अब इससे क्या होगा, तो इससे जो है पशु ही नहीं पूरे जीव जगत का भी सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हैं तभी जाके वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जिसकी वजह से वायुमंडल में संतुलन बना हुआ है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जितने भी जीव जगत है वहाँ समाप्त हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन की कमी से वहाँ मर जाएगा। अगला है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। तो डीएनए की जो रचना है इसे सर्वप्रथम रेखांकित किसने किया है बताना है। इसका जो आंसर क्या जाएगा वाटसन एवं क्रिक दोनों ने मिलकर रेखांकित किया है। अगला है रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है, जैसे कि सभी के शरीर में रक्त होता है, तो रक्त जो होता है वहाँ कैसा रहता है, एक संयोजी ऊतक है। आपको ना इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपका याद रह सके। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको ना नोट करने की ज़रूरत मत पड़े कि आप जो है कॉपी में और नोट करो। इसलिए कहता हूँ कि आप ना एक बार है, दो बार है, और ज़रूरत पड़े तो फिर तीसरा बार भी आप देख लेना, ताकि आपको यूट्यूब का ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से ही हो जाए, बाकी अलग से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगला है शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है। तो शार्क मछली होती है जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं। इसका जो जवाब क्या जाएगा शून्य रहता है, ठीक है। इसमें जो है हड्डियां नहीं होती हैं, आपको याद रखना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर शार्क में कैसे नहीं होगा इसमें हड्डियां। तो देखो इसमें एनसीईआरटी का बुक है और एससीईआरटी का बुक में ऐसा ही दिया है, अर्थात शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। अगला है निम्न में से कौन कीट नहीं है। तो जो कीट की प्रजाति है इनमें से कौन सी नहीं, जैसे खटमल है और मकड़ी है, घरेलू मक्खी है या मच्छर है। तो देखो मच्छर भी है वह कीट की श्रेणी में आता है, घरेलू मक्खी ये भी कीट की श्रेणी में आता है, खटमल भी कीट की श्रेणी में आता है, लेकिन मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं है, यानी कि यहाँ कीट नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो जहरीला सांप कौन सा नहीं है। तो जैसे कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कोबरा है, वाइपर है, कोरल स्नेक है या अजगर है। तो सही जवाब क्या जाएगा अजगर। अजगर में क्या होता है जहर नहीं होता, या ये जो है अपने शिकार को सीधा निगल लेते हैं, है ना। और इसमें जो है कोई डसने वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये सीधा निगलता ही है, और बाकी सभी में क्या है जहर रहते हैं। अगला है और एक चीज़ और है, कोई भी सांप हो, हालांकि पिक्चर में क्या दिखाते हैं कि तुरंत काटते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी सांप जो है काटते हैं उसके लगभग 3 घंटे के बाद ही किसी व्यक्ति का मौत होता है। अगला है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग। तो जैसे कि मैंने बताया था एक होता है WBC होता है और एक होता है RBC। तो यहाँ पर क्या है WBC होता है, ठीक है। अब इसमें जो WBC का व्यास होता है एक कण का कितना होता है 0.007 mm होता है। अगला है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, क्योंकि देखो आप देखना कि जो ऊंट रहते हैं वो ज़्यादातर क्या है मरुस्थल में चलते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा पानी नहीं मिलते हैं।
अब आपको ये देखना है कि ऊँट जो है बिना पानी के मरुस्थल में कैसे रह सकते हैं। तो इसका जो जवाब किया जाएगा अपने कुबड़ के में जो है जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। जैसे कि ऊँट जो रहता है ना, ये जैसे कि इस तरीके से कुबड़, तो यही क्या है, इनका कुबड़ है और इसमें चिकनाई जमा रहता है, जिसकी वजह से वह बहुत दिनों तक बिना पानी पिए मरुस्थल में रह सकता है। अगला है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरी जो खरपतवार है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, यानी कि नमक का स्रोत है। आप देखना समुद्र के जो तीर में जाओगे या उनके नज़दीक में जाओगे तो फिर वो जो है एक मेड़ बना बना कर रखते हैं, क्योंकि जब जल आता है तो इसमें रुक जाते हैं और वाष्पीकरण के बाद इसमें नमक पैदा होता है। अगला है लौह आवश्यक है। तो लौह क्या आवश्यक है, जैसे कि हमारे शरीर हैं, अब हमारे शरीर को लौह तत्व की आवश्यक है, आयरन की आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है आपको देखना है। जैसे कि एक तो पहला क्या है कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक होता है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होता है। दूसरा होता है, तीसरा कि शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए। तो उपयुक्त सभी आंसर सही रहेगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे एक आहार में क्या होता है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वसा। वसा तो प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि देखो वसा जो है तेली पदार्थ हम ज़्यादा रहते हैं, एक निश्चित समय मतलब एक निश्चित जो मात्रा रहता है उसमें वसा शरीर के ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो यही जो है शरीर के लिए मोटापा का कारण बनता है। अगले है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील है तो वो कौन सा रहेगा, जैसे कि विटामिन ए है, बी है, डी है, ई है। तो मैंने बताया था एक दिन विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, और बाकी जो चार और बचता है वो क्या है, वसा में घुलनशील है। अगला है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। यानी कि एक मनुष्य के ऐसे शरीर के कौन से अंग होते हैं जहाँ की त्वचा मोटी होती है। तो ये रहेगा तलवे पे, है ना। जैसे कि हाथ है, पेट वगैरह है, पीठ है, चेहरा है या जांग वगैरह है, तो इसमें जो चमड़ी है ये क्या होता है, पतली रहती है। लेकिन जो पैर के नीचे जो तलवा वाला भाग है उसमें क्या होता है, मोटा रहता है। अगला है मानव रक्त का प्लाज्मा प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। मैंने एक दिन बताया भी था, मानव के जो रक्त होता है प्लाज्मा होता है, तो वो प्लाज्मा में लगभग उसके आधे से भी ज़्यादा में पानी भरा रहता है। अब वाटर मतलब ऐसे सामान्य वाटर नहीं रहता, ये जो है अवशोषित होकर बनता है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा लगभग 100% में से ना, 100% में से 91 से लेकर 92% तक से इसमें प्लाज्मा में पानी रहता है, जल रहता है। अगला है भारत का एक राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, जैसे कि गाय है, मयूर है, सिंह है, बाघ है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, बाघ रहेगा, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय स्तनी है। अगला है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो जैसे कि नवजात बच्चे होते हैं, एक तो होता है लड़का होता है या लड़की होता है, तो ये किस पर निर्भर करते हैं, पिता के गुणसूत्र पर, है ना। मैंने एक दिन बताया था ना, क्रोमोसोम वाले 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और प्लस वाई रहते हैं। और यहाँ पर महिलाओं का क्या होता है, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम होते हैं और प्लस एक्स रहते हैं। तो यही होता है मतलब वंश का निर्धारित करते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अगर वाई और एक्स मिलता है तो फिर होगा लड़का, और इसका जो है लड़के का अगर एक्स है और लड़की का अगर एक्स मिलता है तो ये होगा लड़की होगा। ये होता है साइंस में, ठीक है। अगला है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो। तो रेड डाटा बुक हम सभी को पता है कि हम सभी ने लगभग 7वीं 8वीं में पढ़े हैं कि रेड डाटा बुक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी जो जीव होता है वहाँ अपने विलुप्त के कगार पे रहता है, उस चीज़ का इसमें अंकन किया जाता है। जैसे कि कोई जीव है, अब ये जीव जो है मिल नहीं रहा है, पहले बहुत था लेकिन अब नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ लुप्त होने के कगार में है, तो उस चीज़ का जो है उसमें लिखा जाता है, जिसको कहते हैं संकटपन्ना है। लुप्त है मतलब टोटल यहाँ से दुनिया से यहाँ पर नहीं मिलता है, ये है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, संकटपन्ना, यानी कि इनकी जो संख्या है बहुत कम है और इसको बचाया जा सकता है। अगला है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है। तो जिन लोगों को किसान है वो लोगों को पता रहेगा कि खैरा रोग कैसे आता है। जैसे कि पत्ती रहता है, ठीक है, तो पत्ती में क्या है, हल्का हल्का धब्बे रहते हैं भूरे भूरे रंग का, या जो तंबाकू कलर में रहता है ना, तो उसी प्रकार से। तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण से खैरा रोग होते हैं।
अगला है पौधे के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो आप कोई भी से एक पत्ता तोड़ना, आप उसे धूप में ले जाकर देखना, तो उसमें बारीक से रेशम जैसे दिखता है, फिर उसमें छिद्र छिद्र जैसे दिखता है, तो उसे कहते हैं रंध्र। और इसी रंध्र से होता है बाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी कि उसी से ही अपना जो भी जो कार्य रहता है वो सब चीज रंध्र से करते हैं। अगले है लौंग है। तो लौंग तो सभी लोग खाते हैं, है ना। तो लौंग जो है क्या है, तने की गांठ है कि जड़ की गांठ है कि पत्तियां है या सूखे फूल हैं। सही जवाब क्या जाएगा, सूखे फूल है। जो सूखे कलिए रहते हैं ना, और वो जो जो उससे के फूल है, अब वो फूल जो है सूख जाता है, तो यही जो है लौंग बन जाता है। अगला है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो सभी के गांव में या घरों में तो बांस होगा, बांस का पेड़। तो अब उस बांस का पेड़ को हम क्या बोले, वृक्ष बोले कि घास बोले कि झाड़ बोले कि अल्पतृण बोले। बताओ आंसर क्या जाएगा इनका। इसे कहते हैं घास। ये जो है घास की श्रेणी में है। हालांकि बांस जो है बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन इसे घास की श्रेणी में रखा गया है। अगला है गन्ने के लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो गन्ना खाते हैं, तो कभी कभी देखना वो गन्ने में क्या हो जाता है, लाल लाल रंग से लगा रहता है। तो ये होता क्या है, ये होता है कवक के माध्यम से होता है, जो कि वहाँ सड़न पैदा करता है, सड़ जाता है, तभी जाके ऐसा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 49वां नंबर का कि गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी गोताखोर है, अब समुद्र की गहराइयों में जाता है, तो अपने साथ क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन, जिससे वहाँ सांस ले सकते हैं। तो क्या वो सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन ही रहता है या उसके साथ कुछ मिश्रण भी रहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, हीलियम। हीलियम का मिश्रण करते हैं, तभी जाके वहाँ ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को ले जाते हैं समुद्र के अंदर में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों के लिए प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। ठीक है। आंसू गैस या जिसे कहते हैं टीयर गैस है। जैसे कि कभी कभी आंदोलन हो रहा है या उग्रवादी हो रहा है या कोई जगह भीड़ तंत्र हो गया है, तो उसे रोकने के लिए पुलिस क्या करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, आंसू को लेकर या टीयर गैस का। तो उसमें क्या होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है उससे दूर भागते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है अमोनियम है, दूसरा है क्लोरीन है, तीसरा है हाइड्रोजन है, और चौथा है कार्बाइड है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।